गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ टेक्निकल खराबी थी। वैसे संडे को क्लास क्लोज रहती हैं, लेकिन चूंकि कल क्लास मेरी नहीं हो पाई थी, इस कारण से आज मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आज नहीं है, कल से होगी, मंडे से। ठीक है, ओके। चलिए, कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को अभी आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम न जाए, इसलिए मैं आपको पहले से एक बात बता रहा हूं और बाकी लोग भी सुन लीजिए। देखिए, जैसे ये जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 20 अगस्त से हुआ है। कब हुआ है? 20 अगस्त से। कुछ जानकारी दे दें, फिर हम लोग साझेदारी के पुनर्गठन चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी आवश्यक है आपके लिए। कल को आप ये ना बोलें कि सर ने तो कुछ वादा दूसरा किया था, कर दूसरा रहे हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा मेरे साथ, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त से। कब से हुआ था? बोले सर 20 अगस्त से, यानी कि पेड क्लासेस का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो 20 अगस्त से हुआ था। समझिएगा बात, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी? बोले सर 20 सितंबर को वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी? बोले सर 20 सितंबर को इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, ये जो बैच चल रहा है। अब जैसे कि यहां से यहां तक अगर बात की जाए तो हो सकता है एक महीने में, अगर टोटल मैं बात करूं, एक महीने में टेक्स्ट बुक, बात को समझना भी है, एक महीने में टेक्स्ट बुक मान लो 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 5 चैप्टर तक तो कंप्लीट हो चुकी है, आज अभी तो समय है 20 सितंबर होने में। और वर्क बुक की अगर बात की जाए तो वर्क बुक भी लगभग 7 चैप्टर तक समाप्त हो जाएगी। ग्रामर के भी अगर बात की जाए तो ग्रामर का भी 4 समाप्त हो चुका है, 5 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात की जाए अकाउंट तो 20 तारीख तक अकाउंट भी 3 चैप्टर तक समाप्त हो जाएगी। बात को समझने का प्रयास करना। बच्चा सोचो, ये एक महीने में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। 7 लेसन तक टेक्स्ट बुक, अभी 5 लेसन तक हुई है, लेकिन हो जाएगी 20 सितंबर तक। वर्क बुक 7 चैप्टर तक, ग्रामर 5 लेसन हो जाएंगे और अकाउंट 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को यहां तक की पूरी पीडीएफ भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पीडीएफ भी दी जाएगी। 20 सितंबर के बाद एडमिशन फिर से चालू होंगे। 20 सितंबर के बाद एडमिशन फिर से चालू होंगे और सभी को नए तरीके से एडमिशन लेना होगा। अब आप में से मेरे से बोलेंगे कि सर जो बच्चा मान लीजिए सर 18 सितंबर को ही बैच लिया तो क्या है? तो अगर उसने 18 सितंबर को बैच लिया हुआ है तब भी उसको 20 तारीख को अगर आगे के वीडियो देखना है तो उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मतलब सर 2 दिन का उसको 300 रुपये ले लिया गया, बाकी लोग तो शुरुआत से देख रहे हैं। बच्चा बात को समझो, अगर आपने 18 सितंबर को बैच लिया हुआ है, या आपने अगर 10 सितंबर को बैच लिया हुआ है, या आपने अगर मान लो कि 25 अगस्त को बैच लिया हुआ है, या आपने अगर मान लो कि 12 सितंबर को बैच लिया हुआ है, या आपने मान लो 14 सितंबर को बैच लिया हुआ है, तो आपको शुरुआत से लेकर के, यानी कि 20 अगस्त तक की जो क्लास थी उस क्लास से लेकर के और पूरी क्लासेस आपको दी गई हैं। यानी कि अकाउंट के पूरे वीडियो आपको दिए जाते हैं जब भी आप क्लास परचेज करते हो। आपको पूरे वीडियो टेक्स्ट बुक के दिए जाते हैं जब भी आप क्लास परचेज करते हो। आपको पूरे वीडियो वर्क बुक के दिए जाते हैं जब भी आप क्लास परचेज करते हो। आपको पूरे वीडियो ग्रामर के भी दिए जाते हैं जब भी आप क्लास परचेज करते हो। और आपको पूरी पीडीएफ भी दी जाती है। तो बच्चा बताओ, आप भले 20 अगस्त को ज्वाइन नहीं हुए हो, आप 20 अगस्त के बाद भले ज्वाइन किए हो, लेकिन आपको पूरी क्लास तो पूरी दी जा रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बच्चा 10 सितंबर को ज्वाइन कर रहा है तो उसको केवल 10 सितंबर के बाद की क्लास मिलती है। बात को समझो, जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, तो अगर आप ट्यूशन पढ़ने गए, मान लो सपोज 20 अगस्त से मैंने ट्यूशन चालू किया, ठीक है। अब आप मान लो अगर 28 अगस्त को आए तो आपका जो पैसा लगता है वो 28 अगस्त से 28 सितंबर लगता है। सिंपल सी बात है, समझो ऐसे। लेकिन आपको वो वीडियो तो नहीं मिलती थी ना, या वो क्लास तो नहीं देता था ना वो सर 20 अगस्त से 28 अगस्त तक वाली की रिवीजन करता था आपको बैठा करके, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन यहां पे आप जब भी हमसे ज्वाइन होते हैं तो आपको क्लासेस तो पूरा 20 अगस्त से दी जा रही हैं। हाँ, अब होगा क्या, बात को समझो। जैसे ये 20 अगस्त वाले हैं तो ये 20 अगस्त से 20 सितंबर तक ही इनकी वैलिडिटी रहेगी इन वीडियो की। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी वैलिडिटी इनके वीडियो की ज्यादा तक रहेगी। यानी कि सिंपल सा है कि जैसे आप 12 सितंबर को बैच लिया है तो आपकी वैलिडिटी 12 अक्टूबर तक रहने वाली है, लेकिन आगे की नहीं। मतलब इसके आगे का यदि आपको हमसे पढ़ना है, जैसे कि मैं चौथा चैप्टर स्टार्ट करूंगा 20 सितंबर के बाद। बात को समझना, ये सारी चीजें आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं 20 सितंबर के बाद लेसन 4 स्टार्ट करूंगा और टेक्स्ट बुक का 8वां चैप्टर चालू हो जाएगा, वर्क बुक का 8वां, ग्रामर का 6वां। तो
तो ये क्लासेस अगर आपको लेनी है, मतलब इसके बाद का, तो आप लोगों को फिर से 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो 300 पेमेंट की हुई है वो इतने तक की हुई है और ये सारे वीडियो बच्चे आपको भेजे जा चुके हैं। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बच्चे बाद में पेमेंट किए हैं वो ये मत बोलना कि सर तो फ्रॉड कर रहे हैं, सर ने तो बोला था कि पर मंथ लेंगे। फीस बेटा हम पर मंथ ही ले रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, प्लीज सभी ने नम्र निवेदन है कि आप खुद सोचिए कि अगर आपने 15 सितंबर को भी पेमेंट की है, या आपने अगर 8 सितंबर को पेमेंट की है, या 7 सितंबर को पेमेंट की है, या 25 अगस्त को पेमेंट की है, 28 अगस्त को पेमेंट की है, तो आपको वीडियो बेटा शुरुआत से पूरे दिए गए हैं। पूरे शुरुआत से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? एक वीडियो से शुरुआत से दिया गया और लास्ट तक के वीडियो दिए गए हैं, और अभी भी क्लास लगातार आपको दी जा रही है, पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। हालांकि उन सारे वीडियो को देखने के लिए आपको पूरे 1 महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन मेरी बातों को आप समझ चुके हो कि इसके बाद के जो भी वीडियो पढ़ेंगे, यानी 20 सितंबर के बाद की जो भी क्लासेस पढ़ेंगी, उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। अब या तो अब 20 सितंबर के बाद वाली क्लासेस को अभी पेड मत करो, यहां तक कि पूरे वीडियो आप देखो 1 महीने तक, क्योंकि आपने अगर 20 अगस्त के बाद लिया होगा 28 अगस्त को, तो आपका महीना 28 सितंबर को ही पूरा होगा। फिर आप 28 सितंबर के बाद बैच को लीजिएगा, पैसा पेड करिएगा, तो 20 से 8 तक की क्लासेस तो हो चुकी होंगी, उसके बाद फिर आपको वही दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ करने से पहले, बचने से लिए आप 20 सितंबर को आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि वो क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी, पुरानी क्लासेस सभी को दी गई हैं। ठीक है बच्चा, परेशान नहीं होना। देखो सिंपल सी बात है यार, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अब कोई बच्चा 12 सितंबर को बैच ले रहा, कोई बच्चा 8 सितंबर को ले रहा, कोई 7 सितंबर को ले रहा, कोई 26 अगस्त को लिया है, कोई 28 अगस्त को लिया है, कोई 29 अगस्त को लिया है, कोई 30 अगस्त को लिया है, कोई 1 सितंबर को, कोई 2 सितंबर को, कोई 3 सितंबर को। अब आप मेरे को खुद बताओ कि मैं कितने लोगों को, हालांकि सारी जानकारी है कि किस बच्चे ने किस दिन बैच लिया हुआ है, लेकिन आप मेरे को बताओ कि मैं कब तक फोन करके, अब मान लो सपोज डेट 20 सितंबर को लगभग मोस्टली जो बच्चे थे उनका बैच 20 अगस्त से ही शुरू हुआ था, और सभी बच्चे 40 से 50 बच्चों ने जो थे वो पेमेंट 20 अगस्त को ही कर दी थी। हालांकि बाद में भी 10, 15, 20 करके बच्चे जुड़ते गए, टोटल अपने पास 80, 90, 100 बच्चे हैं, ठीक ना, उससे ओवर ही है, चल रहे हैं। तो उन लोगों ने फिर बाद में पेमेंट करना स्टार्ट किया। अब आप बताओ, उनकी पेमेंट मैं बार बार फोन लगाऊंगा कि भैया आपका अब 28 सितंबर को महीना पूरा हो गया, अब आप पेमेंट करो। भैया आपका 29 सितंबर को महीना पूरा हुआ है, अब आप पेमेंट करो। भैया आपका 30 सितंबर को पूरा हुआ है, आप पेमेंट करो। बेटा आपका 1 अक्टूबर को पेमेंट करो, 2 अक्टूबर को, मतलब मैं हर टाइम यही करता रहूंगा। तो इस कारण से एक बार आपको समस्या जरूर जाएगी 20 सितंबर को, उसके बाद अब जब चीजें चलेंगी तो 20 अक्टूबर तक कंटिन्यू सबके साथ चलने वाली है। तो अगर आपने लेट भी पेमेंट की है तो बच्चा आपको पूरे वीडियो दिए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी बातें मेरे द्वारा जो बताई गई हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई बच्चा फ्रॉड नहीं है, 1% भी फ्रॉड नहीं है। भाई आप खुद समझो, आप हमसे बात करना फोन में कि सर हमने तो 1 महीने का पैसा दिया हुआ है, तो वीडियो आपको 1 महीने के लिए मिलेगी बच्चा, पूरे 1 महीने के लिए मिलेगी। लेकिन ये पूरे 1 महीने का पूरा सिलेबस, 1 महीने तक आपको इतना सारा कुछ दिया जाएगा। उसके बाद यदि आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है तो वो आप 20 सितंबर को पेमेंट फिर से आपको करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपने नहीं की 20 सितंबर को पेमेंट, मान लो किसी ने 10 सितंबर को बैच लिया, तो क्या वो 20 सितंबर को कैसे पेड कर देगा? क्या उसकी क्लास 10 दिन के लिए थी? जी नहीं, उसकी क्लास पूरे महीने के लिए है, वो पूरे महीने के लिए वीडियो उसके पास पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो अगर वो 10 सितंबर को लिया तो 10 अक्टूबर को पेमेंट करेगा, तो जब 10 अक्टूबर को पेमेंट करेगा तो जाके उसको 20 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर तक की क्लास फिर दी जाएंगी, तो आपको फिर लेट हो जाएगा वही प्रीवियस पढ़ने में। तो अभी तक आपको लेट हुआ था तो आप कोशिश करो कि अच्छा खासा जल्दी जल्दी इन सारे चीजों को आप कंप्लीट कर लेना 20 सितंबर तक। 20 सितंबर को हमारी पेमेंट कर देना और उसके बाद आप 20 अक्टूबर को पेमेंट करना 20 नवंबर। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं सारे लोगों की पेमेंट एक साथ ही लेना चाहता हूं, मतलब अलग अलग मेरे पास ना तो समय है कि मैं बार बार फोन करके आपको बोलूं कि आपकी पेमेंट इस तारीख को पूरी हो रही है, आपकी पेमेंट इस तारीख को पूरी हो रही है। तो अच्छा, उसमें से आप में से कुछ बच्चे, सारे बाकी बच्चे तो होशियार हैं, वो समझ गए होंगे कि सर का फंडा क्या। कुछ बच्चे जरूर इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि सर जैसे कि मैंने पेमेंट तो 12 से 8 सितंबर को दी है और 20 सितंबर को आप फिर हमसे पैसे मांग रहे हैं, क्या 12 दिन के बच्चा आप खुद बताओ कि अगर आपने 8 सितंबर को पेमेंट किया तो क्या आपको वीडियो 8 सितंबर के बाद के दिए गए हैं? भाई आपको वीडियो तो पूरा 20 अगस्त से जो चालू हुआ है तब का दिया गया है ना। अगर आपने उन वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे तो जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक वो वीडियो आपके पास पड़े रहेंगे। कोई भी वीडियो आपका प्राइवेट नहीं होने वाला, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आप मुझे फोन करिए कि सर ये वीडियो क्यों प्ले नहीं हो रहे हैं, तो वीडियो तो आपको पूरे शुरू से अंत तक दिए गए हैं। भाई 20 अगस्त से 20 सितंबर तक इतना सिलेबस तो सबको मिलेगा,
चाहे वो 8 अगस्त को खरीदेगा, सॉरी 8 सितंबर को लेगा उसको भी पूरा मिलेगा, और जो 20 अगस्त से लिया होगा उसको भी इतना ही पढ़ने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि 20 सितंबर के बाद सर पैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको वीडियो पूरा शुरू से अंत तक दिए जा रहे हैं। अब जैसे कि अगर किसी ने 19 सितंबर को भी बैच परचेज किया, सपोज दैट, तो होगा क्या, 19 सितंबर को बैच परचेज किया तो 20 सितंबर को तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सर 19 सितंबर को नहीं, अगर वो 22 सितंबर को बैच परचेज करेगा तो उसको 600 लगेंगे, या तो फिर उसको 22 सितंबर को बैच परचेज करेगा तो 20 सितंबर के बाद के वीडियो उसको दिए जाएंगे, 20 सितंबर के पहले के वीडियो उसको नहीं मिलेंगे। और यदि उसको पहले का वीडियो लेना है पूरे 1 माह का पुराना भी, तो 1 माह का सिंपल सी बात है भैया, पैसे तो देने पड़ेंगे उसको ना, वैलिडिटी भले रहेगी 1 महीने की उसकी आगे तक की भी। तो ये सिस्टम यहाँ पे चलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें बताना जरूरी था क्योंकि अभी शुरुआत है। बच्चे ये ना समझे कि सर तो अच्छा फ्रॉडगिरी करने पे लगे हुए हैं, बच्चा बिल्कुल फ्रॉडगिरी नहीं है। आपने जो पैसा दिया हुआ है वो 1 महीने तक का आपका वीडियो पूरा मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। लेकिन चूंकि ये सिस्टम करना जरूरी है, अगली बार से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। सभी बच्चे जब 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपको बिल्कुल नहीं टोका जाएगा। चलो ठीक है, हाँ तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ऊपर बोर्ड में दिख रहा होगा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का ये पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला परसों हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब एक बार सारा अपने दिमाग से फालतू का निकाल दो जो मैंने बताया, मतलब याद रखना है इसको। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। बात को समझो बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है, बात को एक बार समझो, थोड़ा सा वापस लाए आपको अपने चैप्टर पे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आज हम लोगों को सवाल भी लगाना है, साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। साझेदारी का पुनर्गठन, मैंने आपको बताया था कि साझेदारी के पुनर्गठन का मतलब होता है साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन। क्या होता है? आपसी संबंधों में परिवर्तन, आपसी संबंधों में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी दशाएं क्या होती हैं, तो 4 मैंने दशाएं लिखी हुई थी। मैं लिखूंगा नहीं, मैं एक बार रिवाइज बस कर दूंगा। मैंने लिखा था पहली दशा है कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, या साझेदारी व्यापार के किसी अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाने पर। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली बात करेंगे विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। ये सारी बातें मैं बता चुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो समायोजन किया जाता है। समायोजन किसका किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि वहां पर फिर त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। त्याग व प्राप्ति अनुपात की क्या की जाती है? बोले सर गणना की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? बोले सर उसके बाद ख्याति का समायोजन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? ख्याति का समायोजन भी किया जाता है। और उसके बाद यदि बात की जाए तो क्या किया जाता है? बोले सर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या किया जाता है? बोले सर उसके बाद किया जाता है संचय एवं अवतरित लाभों का समायोजन। संचय एवं अवतरित लाभों का समायोजन, संचय एवं अवतरित लाभों का समायोजन, ठीक है, लाभ का समायोजन। आज हम लोगों को जिस मुद्दे पे बात करनी है वो मुद्दा है हमारा त्याग व प्राप्ति अनुपात। तो डायरेक्टली मैं त्याग व प्राप्ति अनुपात की हेडिंग नहीं डाला शुरुआत में, थोड़ा सा चीजें आपको बताया, क्योंकि डायरेक्ट में डाल देता तो आपको लगता है त्याग व प्राप्ति अनुपात क्या है। तो बच्चे यहां तक सारी बातें हम लोग कर चुके थे, रिवीजन भी आपको कर दिया मैंने थोड़ा सा। इसके बारे में पुराने वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने कल वाला परसों वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसके पुराने वीडियो को जरूर देखिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो, जो स्पेशली नए लोग बैच को परचेज कर रहे हैं उनको पुराने सारे वीडियो भेजे जा चुके हैं, तो वो एक तरफ से पढ़ें। जब आप वीडियो ओपन करोगे तो वहां पर लिखा मिलेगा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, तो एक तरफ से पढ़ो। बच्चा आपने पेमेंट किया हुआ है तो आपको पूरी क्लासेस दी जा चुकी हैं, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ओके। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 8 सितंबर को बैच परचेज किया तो आपको 8 सितंबर के बाद के ही वीडियो दिए जा रहे हैं, ऐसा है क्या? भाई वीडियो तो आपको 20 अगस्त से दिए जा रहे हैं ना, जो पहले दिन की क्लास थी उस दिन से लेकर के और आज तक के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए बच्चा, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोगों को बात करना है आज त्याग व प्राप्ति अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी भी है, इसको याद रखना। पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्याग अनुपात
के बारे में, फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्राप्ति अनुपात के बारे में। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछ लिया जाएगा त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा त्याग अनुपात को समझाइए। बच्चा ध्यान से समझना त्याग अनुपात होता क्या है। देखिए ये बातें तो आपको समझ में आ गई कि त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो वहां पर त्याग अनुपात की गणना हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब त्याग अनुपात क्या होता है इस बात को समझो। त्याग अनुपात का मतलब होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज दैट दो साझेदार हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, पहले इधर समझो एग्जांपल के थ्रू, फिर हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक राम है और एक श्याम है। सपोज दैट इन्होंने अपने लाभ को इस अनुपात में बांटने का निश्चय किया। किस अनुपात में बांटने का निश्चय किया? बोले सर इस अनुपात में बांटने का निश्चय किया। इसको अपन कह सकते हैं कि ये उसका पुराना अनुपात था, मतलब जब उन्होंने बात की थी तो इस अनुपात में लाभ विभाजन बांटने के लिए तय किया गया था। बाद में हुआ क्या, जब नया अनुपात हुआ यानी कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ तो लाभ इस अनुपात में बांटा जाने लगा, लाभ इस अनुपात में बांटा जाने लगा। ठीक है, ये परिवर्तन क्यों हो गया? हो सकता है श्याम ने पूंजी ज्यादा लगा दी हो सकता है श्याम ने ज्यादा सक्रिय रहता हो व्यापार में, हो सकता है कि श्याम ज्यादा समय देता हो व्यापार में, इसलिए इसने बोला भाई हम लाभ का हिस्सा भी ज्यादा लेंगे। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे ये हुआ कि जो राम था वो कौन सा साझेदार कहलाएगा? बोले सर वो त्याग साझेदार कहलाएगा। और जो श्याम है वो कौन सा साझेदार कहलाएगा? बोले सर वो प्राप्ति साझेदार कहलाएगा। और अगर बात की जाए बच्चे यहां पे बताओ इसने कितना त्याग किया? बोले सर इसने एक का त्याग किया। किसको? बोले सर श्याम को। और श्याम ने एक की प्राप्ति की। श्याम ने कितने की प्राप्ति की? एक की प्राप्ति की। तो ये जो एक हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? त्याग अनुपात कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? त्याग अनुपात कहलाएगा। बात को समझो, मैंने आपको क्या बताया कि राम और श्याम दो साझेदार हैं जिन्होंने अपने लाभ को 4:3 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया था। बाद में संबंधों में परिवर्तन हुआ, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ और राम और श्याम ने 3:4 के अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। बाद में क्या होता है कि यहां से यह कंफर्म हो गया कि श्याम को प्राप्ति हो रही है और राम का त्याग हो रहा है। राम का कितना त्याग हो रहा है? बोले सर 1 अनुपात राम त्याग कर रहा है। किसको? श्याम को। और श्याम की प्राप्ति कितनी हो रही है? बोले सर 1 हो रही है। अब यहां पे जब मैं थ्योरी आपको बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। त्याग अनुपात का मतलब होता है कि जब अब ऐसा किसी एक साझेदार के साथ नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता है। भाई जैसे यहां पे राम बस है तो हो सकता है यहां पे राम हो, फिर यहां पे श्याम हो और फिर यहां पे मोहन हो। बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है? इसको भी समझ लो थोड़ा सा। राम है, श्याम है और मोहन है। पहले मान लो पुराना अनुपात जब उन लोगों ने व्यापार शुरू किया हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। ठीक है, इस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। बाद में क्या होता है कि व्यापार में श्याम ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पैसा लगाता है, तो इन्होंने क्या तय कर दिया कि भाई अब लाभ इस अनुपात में बटेगा। यहां से क्या समझ में आया? बोले सर यहां से ये समझ में आया कि राम भी क्या है? बोले त्याग साझेदार है। मोहन भी क्या है? बोले सर त्याग साझेदार है। लेकिन श्याम क्या है? बोले सर प्राप्ति साझेदार है। क्यों? बोले कि सर राम ने एक का त्याग किया और अगर बात की जाए तो मोहन ने भी एक का त्याग किया और अगर बात की जाए तो इसने 2 की क्या की? प्राप्ति की। 2 की क्या की? प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि इसका भी एक अनुपात घटा, इसका भी एक अनुपात घटा। अभी एक त्याग ही क्या कहलाएगा? त्याग अनुपात कहलाएगा। अब बच्चा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो नहीं यहाँ पे 2 त्यागों हो सकता है, राम और मोहन प्राप्ति हो, ये बस त्याग हो, ये भी हो सकता है। तो देखो त्याग अनुपात का मतलब होता है कि जब कोई एक साझेदार या एक साझेदार से अधिक साझेदार अपने लाभ का हिस्सा किसी दूसरे साझेदार के प्रति समर्पित करते हैं। जैसे कि यहां पे राम और श्याम ने अपने लाभ का हिस्सा श्याम के प्रति समर्पित किया था। इस प्रकार के अनुपात को ही हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं और इस प्रकार के साझेदार को ही हम लोग त्याग साझेदार कहते हैं। बच्चा फिर से समझो त्याग अनुपात से हम क्या समझते हैं? जब किसी एक साझेदार के द्वारा या एक से अधिक साझेदार के द्वारा अपने लाभ का हिस्सा किसी दूसरे साझेदार के प्रति समर्पित करते हैं, उन्हें देते हैं, तो इस कंडीशन को ही कहते हैं त्याग अनुपात। जितना लाभ का हिस्सा साझेदारों के द्वारा दिया जाता है उस साझेदार को, जो साझेदार प्राप्त किया है, उस लाभ के हिस्से को ही त्याग अनुपात कहते हैं। उस हिस्से को ही त्याग अनुपात कहते हैं। बात को समझो तो त्याग अनुपात का सूत्र क्या हो जाता है? बोले सर त्याग अनुपात बराबर सूत्र होता है। त्याग अनुपात बराबर सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी यह सूत्र मिलेगा। त्याग अनुपात बराबर सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओके, क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। अब होगा क्या, इस त्याग अनुपात में जो त्याग वाला साझेदार है, भाई सिंपल सी बात है, उसको तो हानि हो गई। हानि हुई कि नहीं हुई, बोले बिल्कुल हानि हुई। तो वो जो हानि जिस साझेदार को प्राप्त हुई है वो क्षतिपूर्ति देगा। वो क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा। तो क्षतिपूर्ति वो कैसे देगा, ख्याति ला करके और इस त्याग अनुपात में उस साझेदार को दे दिया जाएगा। बात को समझो भाई, जैसे यहां पे राम है, जैसे यहां पे मोहन है, सॉरी जैसे राम है फिर श्याम है, जैसे राम है श्याम है मोहन है। देखो मैं आपको अकाउंट रटाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, मैं अकाउंट आपको समझाना चाहता हूं। और अकाउंट जब आप समझोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग तो खर्चा होगा ही होगा, और जब आप रटोगे तो बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। और यहां पे मैं रटा बिल्कुल नहीं रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हो, कोई भी सवाल आप कर रहे हो, बच्चा आपसे बनेगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन आराम से आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। जैसे राम है, इनका मान लो पुराना। अच्छा, पुराना का मतलब क्या है, पुराने का मतलब यह कि पहले जो बात हुई थी, मान लो इसको 3 मिल रहा, इसको 2 मिल रहा, इसको 4 मिल रहा, इस अनुपात में लाभ विभाजन हो रहा था, व्यापार सही से चल रहा था। लेकिन श्याम ने व्यापार में पूंजी ज्यादा लगा दी, श्याम व्यापार में प्रबंध ज्यादा कर रहा है, समय ज्यादा दे रहा है। तो श्याम ने बोला भाई हम इतना कम अनुपात थोड़ी लेंगे, जब हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जब हमने पूंजी ज्यादा लगाई तो हमको लाभ भी ज्यादा चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, विद्यमान साझेदारों ने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसको 4 दिया, इसको 2 मिला और इसको 3 मिला। कहने की बात है कि इसको माइनस का 1 हो गया, इसको भी माइनस का 1 हो गया और इसको प्लस का क्या हो गया, बोले सर 2 हो गया। अब यहां पे बात को समझना, भाई राम ने क्या किया हुआ, त्याग किया हुआ है, मोहन ने भी क्या किया हुआ, त्याग किया हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि जब किसी एक साझेदार के द्वारा या 2 साझेदारों के द्वारा अपने लाभ का हिस्सा किसी दूसरे साझेदारी के प्रति क्या करके समर्पित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। ऐसी दशा में जिन साझेदारों ने त्याग किया हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति देगा। और क्षतिपूर्ति देगा कौन, बोले वो साझेदार जो कि प्राप्त किया है, वो साझेदार इन दोनों को क्षतिपूर्ति देगा, इसलिए कि इसने इन दोनों के लाभ को क्या किया हुआ है, क्रय किया हुआ है। क्या किया हुआ है, क्रय किया हुआ है, खरीदा हुआ है। इस कारण से श्याम की जो ख्याति होगी, बात को समझना, श्याम ख्याति लाएगा और इस ख्याति को किस अनुपात में बांटा जाएगा, बोले सर उस ख्याति को त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। और किन किन साझेदारों को, बोले सर मोहन में और राम को, क्योंकि राम और मोहन ने लाभ का हिस्सा समर्पित किया है, इसलिए राम और मोहन को ख्याति का हिस्सा मिलेगा, वो भी किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। अब जब हम लोग ख्याति के समायोजन की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बच्चा यकीन मानो, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, पूरे वीडियो समाप्त हो जाएंगे ना जब इस चैप्टर के, तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बने। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से वीडियो को 2 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो त्याग अनुपात बराबर हमने क्या देख लिया, त्याग अनुपात बराबर हमने देख लिया पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बच्चा गलती से नया माइनस पुराना मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। त्याग अनुपात का सूत्र यही होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राप्ति अनुपात की। प्राप्ति अनुपात, सबसे पहले तो प्राप्ति अनुपात क्या होता है, तो बच्चा ध्यान से समझो। एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार के द्वारा जब दूसरे साझेदारों से लाभ का हिस्सा लिया जाता है, तो जितना हिस्सा लिया जाता है उस हिस्से को ही क्या कहते हैं, प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और उस साझेदार को क्या कहते हैं, प्राप्ति साझेदार कहलाता है। ठीक है, ये बातें तो क्लियर है। ओके, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो बोले सर प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना। तो बच्चा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राप्ति अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात करना। और त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बच्चा क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अब वहां पे क्वेश्चन दे देगा त्याग अनुपात का सूत्र लिखो। अब आपने यदि बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं किया हुआ है तो आप कहोगे यार त्याग अनुपात का सूत्र नया माइनस पुराना होता है क्या, और आप करके चले आओगे, बोलोगे सही है, बिल्कुल गलत है। नया माइनस पुराना जो होता है वो प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है। तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है, पुराना अनुपात होता है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब बच्चा एक चीज ध्यान रखना बच्चा, कि जो कुल त्याग होगा,
जो कुल त्याग होगा वो बराबर होगा किसके, बोले सर वो बराबर होगा कुल प्राप्ति के। बच्चा जो कुल त्याग होगा वो बराबर होगा किसके, बोले सर कुल प्राप्ति के। जो कुल त्याग होगा, जो कुल सेक्रीफाइसिंग होगा वो बराबर होगा किसके, कुल गेनिंग रेशियो के। किसके, गेनिंग रेशियो से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफर्म है भाई। सिंपल सी बात है, अगर बात को समझो, अगर राम ने त्याग किया है और मोहन ने भी त्याग किया है और श्याम ने अगर प्राप्त की है, तो आपको पता था कि ये एक त्याग किया था, ये एक त्याग किया था, और श्याम कितना प्राप्त किया था, बोले सर 2 प्राप्त किया था ना। तो इन दोनों का त्याग और ये बराबर प्राप्ति के है कि नहीं है, बोले सर बिल्कुल है। तो इस बात को भी बच्चा याद रखना कि जो कुल त्याग अनुपात होगा वो किसके बराबर होने वाला है, बोले सर जो कुल त्याग अनुपात है वो कुल प्राप्ति अनुपात के बराबर होने वाला है, कुल प्राप्ति अनुपात के बराबर होने वाला है। तो बच्चे यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई। हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल करो। हमने पढ़ा साझेदारी के पुनर्गठन से हम क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। एक नए सिरे से साझेदारी क्या होती है, स्थापित होती है, जिसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। उसके बाद हमने बात की साझेदारी पुनर्गठन की दशाएं बताइए। तो मैंने आपको बताया कि दशाएं होती हैं जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरी दशा होती है कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। तीसरी दशा होती है कि जब साझेदार का अवकाश ग्रहण मृत्यु होती है। चौथी होती थी जब साझेदारी व्यापार किसी अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग बात करेंगे विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। मैंने आपको बताया कि जब किसी साझेदार के द्वारा व्यापार में ज्यादा धन लगा दिया जाता है या किसी साझेदार के द्वारा व्यापार में ज्यादा वक्त दे दिया जाता है, ज्यादा काम करता है, तो वो सिंपल सी बात है, वो कहता है कि भाई हमारे लाभ हानि में क्या करो, परिवर्तन करो, हमको ज्यादा लाभ चाहिए क्योंकि व्यापार में हमने पूंजी भी ज्यादा लगाई है। इस कंडीशन के फलस्वरूप विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समायोजन करने पड़ते हैं, क्योंकि एक साझेदार को हानि होती है और एक अन्य साझेदार को लाभ होता है, वो क्षतिपूर्ति करता है। जो साझेदार लाभ या प्राप्ति साझेदार होता है वो क्षतिपूर्ति करता है किसको, बोले सर जिसने त्याग किया हुआ है। इस कारण से कुछ में समायोजन करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्याग अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है, ख्याति का समायोजन करना पड़ता है, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है, उसमें समायोजन, और फिर मैंने आपको बताया संचय एवं अवतरित लाभों का समायोजन करना पड़ता है। फिर हम लोग बात करें त्याग व प्राप्ति अनुपात की। मैंने आपको बताया त्याग अनुपात का मतलब होता है कि जब साझेदार एक साझेदार एक से अधिक साझेदारों के द्वारा अपने लाभ का हिस्सा जब किसी अन्य साझेदार के प्रति समर्पित करते हैं, उसे देते हैं, तो उस साझेदार को त्याग साझेदार कहते हैं। और वो लाभ का हिस्सा वो लाभ का हिस्सा जो त्याग साझेदार के द्वारा दिया गया है साझेदारों को, वो अनुपात त्याग अनुपात कहलाता है। त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और प्राप्ति अनुपात का मतलब होता है कि जब एक साझेदार एक से अधिक साझेदार जब लाभ का हिस्सा अतिरिक्त प्राप्त करता है, मतलब जितना लाभ वो वर्तमान में पा रहा था उससे ज्यादा जब उसे लाभ मिलता है जो त्याग साझेदारों को द्वारा दिया जाता है, उसे हम लोग प्राप्ति अनुपात कहते हैं। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है, और त्याग अनुपात बराबर कुल त्याग बराबर कुल प्राप्ति होती है। बच्चा मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई भी फर्क नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं। मुझे पता है ना कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मुझे पता है कि कहां समझ में नहीं आ रहा है आपको। और आप मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ते तो मेरी क्लास में एकदम साइलेंट ही लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि अमित सर ऐसा कोई टॉपिक छोड़ते ही नहीं है कि बच्चा हमसे क्वेश्चन करे कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा से अकाउंट को रटाया, बच्चों को नहीं है, हमेशा से अकाउंट को क्या किया, समझाया है। तभी मेरा रिजल्ट मेरे बच्चों का कैसा रहता है वो मुझे पता है। मैं आपको रोल नंबर भी यहां पे दे दूंगा उन सभी बच्चों को, पिछले 4 या 5 साल के बच्चों का, मतलब 80-90 नंबर तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं रोल नंबर वगैरह सब दे दूंगा प्लीज, मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं उनकी फोटो रोल नंबर वगैरह सब आपको दे दूंगा, आप चेक कर लेना उनके नंबर अकाउंट में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है मेरा स्टेटस क्या है। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं। हमारा पहली हेडिंग क्या है, त्याग अनुपात की गणना, त्याग व प्राप्ति अनुपात की। ठीक है, तो हमारी पहली हेडिंग क्या है, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना। और इसी के हम लोग पहले सवाल लगाएंगे, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना। ठीक है, और इसी के हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला सर स्क्रीन पे लगा दीजिए। बच्चा ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है।
दिया हुआ है क्वेश्चन, आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। यानी कि आ और बा का पुराना अनुपात दिया हुआ है, बात को समझो। इस अनुपात में उन्होंने बांटते थे अपने व्यापार को। पुराना अनुपात किसका? बोले सर आ का और बा का। ठीक है, क्या दिया हुआ? बोले सर 6:4 दिया हुआ है। ठीक है, 6:4। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? उन्होंने भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। ये पुराना था तो एक क्या होगा? नया अनुपात होगा। भविष्य का मतलब तो समझ में आ गया भाई, नए अनुपात की बात करता है। तो भविष्य में ये अपने लाभ को बराबर अनुपात में बांटेंगे। सिंपल सी बात है, भविष्य में इन्होंने अपने लाभ को बराबर अनुपात में बांटने का निश्चय किया। एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे बी को क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। जो लाभ 6:4 में बढ़ता था वो बराबर लाभ बटेगा, यानी 6:6 में बटेगा। काट दोगे तो 1:1 आएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि त्याग व प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, त्याग व प्राप्ति अनुपात ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे लिखना आ का। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करना, एक दो सवाल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आ का यहां पे छोड़ देना। हमें पता नहीं कि आ ने त्याग किया कि प्राप्ति की, हालांकि हमें पता है, लेकिन फिर भी सवाल को पहले समझना अभी। तो आ का कितना हो जाएगा? बोले सर 6/10। पुराना अनुपात तो 6 भाई पुराना अनुपात 6/10 कर दो, इसको 4/10 कर दो, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इतना तो पता है। 6×4 कितना हो जाता है? 10 और 6×4 कितना हो जाता है? 10। तो आ का पुराना अनुपात कितना है? 6/10 और नया अनुपात कितना है? 1/2। आ का पुराना अनुपात है 6/10, नया अनुपात है 1/2। बात को समझो। यहां पे इनका आप एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? बोले सर 10 आएगा। 10 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 10 का 10 में भाग दोगे तो 1 आएगा और 1 गुणे 6 करोगे तो 6 आ जाएगा। 2 का 10 में भाग दोगे तो 5 आएगा। 5 के 1 में गुणा करते हैं तो 5 आएगा। ये 1/10 आएगा। अभी 1/10 किसका आएगा? बोले सर 1/10 ये प्लस का आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है 5 छोटा है। अगर प्लस है तो याद रखना बच्चा, ये क्या कहलाएगा? त्याग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्याग साझेदार कहलाएगा। तो 1/10 का क्या किया? बोले सर त्याग किया। याद रखना, अगर प्लस आएगा तो त्याग और अगर माइनस आएगा तो प्राप्ति। तो आ का क्या कहला गया? बोले सर आ का त्याग हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बा की, तो सिंपल सी बात, अगर 2 साझेदार हैं तो आ ने त्याग किया तो बा ने प्राप्ति ही की होगी। फिर भी सवाल को कर लो, यहां पे माइनस का आएगा उत्तर अब जब आएगा। तो बा का कितना हो जाएगा? बोले सर नया पुराना है 4/10, नया है 1/2। इनका एलसीएम लिया तो 10 आया। इसके बाद का जो कंडीशन होता है वो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बहुत आराम से समझो, इतना नॉर्मल तो आप लोगों को समझ में आएगा ही। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? बोले सर यहां पे लिखा हुआ है 10। 10 में 10 का भाग देते हैं तो 1 आता है। 1 में 4 का गुणा करते हैं तो 4 आएगा। 2 में 10 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 में 1 का गुणा करते हैं तो 5 आएगा। 4 में से माइनस का 5 घटाओगे तो माइनस का 1/10 आएगा। और माइनस इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पे क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो बच्चा बस आपको ध्यान यहां पे रखना है, अगर प्लस का आ रहा है तो त्याग होगा और अगर माइनस का आ रहा है तो क्या होगी? प्राप्ति होगी। अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं। यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं। आंसर मैंने लिखा आ का त्याग। बात को समझो, आंसर मैंने लिखा आ का त्याग है कितना? बोले सर 1/10 और बाकी प्राप्ति कितनी? बोले सर 1/10। बाकी प्राप्ति कितनी? बोले सर 1/10। अब माइनस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने माइनस इसलिए वहां पे आया था क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि वो क्या है? प्राप्ति है। वो इंडिकेट करता है कि वो क्या है? बोले सर वो प्राप्ति है। क्लियर है बात? आ का कितना आया? बोले सर आ का त्याग आया है कितना? बोले सर 1/10। और अगर बात की जाए बाकी, तो बाकी क्या आई? बोले सर बाकी प्राप्ति आई है कितनी? बोले सर बाकी प्राप्ति आई है 1/10। और सिंपल से आता है, आज जितना त्याग करेगा उतना ही क्या करेगा? प्राप्ति करेगा। एक बार बच्चा इस क्वेश्चन को फिर से आराम से समझो। मैंने बोला पुराना अनुपात दिया हुआ था 6:4। 6:4 का मतलब 6/10, 4/10, 6×4=10 ऐसे जोड़ लेते हैं। नया अनुपात दिया हुआ है समान अनुपात में बांटेंगे। 2 साझेदार हैं तो 1:1, 1/2, 1/2। आ का त्याग कितना हो जाएगा? बोले सर आपको अभी हमें पता कैसे चला त्याग है? बोले सर वहां प्लस आया होगा तो ये त्याग होगा और यहां पे माइनस आएगा तो ये प्राप्ति होगा। तो 6/10 माइनस 1/2 किया, पुराना माइनस नया अनुपात। तो 6 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आया। 1 छक्के 6, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। 6 में 5 1/10 प्लस का आएगा तो त्याग अनुपात कहलाएगा। और अगर इसमें 10 2 का एलसीएम 10 आया, 10 एकम 10, 1 चौके 4, 10 एकम 10 मतलब 1 हुआ है। और 2 पंचे 10 माइनस का 1/10 आया तो प्राप्ति आया। आ का त्याग 1/10, बाकी प्राप्ति 1/10। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आपको सवाल समझ में आएंगे बच्चा, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने बताया ना कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप लोगों को सब कुछ बनेगा, बस धैर्य बना के रखो, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखो, ठीक है, और पूरे पार्ट। दूसरा क्वेश्चन सर स्क्रीन पे लगा दीजिए। जैन, नौरंग व सहाय एक फर्म में साझेदार हैं जो फर्म के लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। जैन, नारंग व सहाय। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पुराना अनुपात लिख दो, बात को समझो। पुराना अनुपात, जिस अनुपात में उन्होंने बांटने का फैसला किया था, यहाँ पे जैन है, यहाँ पे नारंग है और यहाँ पे सहाय है, ठीक है। जैन, नारंग व सहाय, इन्होंने किस अनुपात में बांटने का निश्चय किया था? बोले इन्होंने बांटने का निश्चय किया था 3:2:1 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:2:1। तो ये पुराना था। भविष्य में, भविष्य का मतलब समझ गए हो, नए अनुपात की बात कर रहा है। तो नए अनुपात को इन्होंने किस अनुपात में बांटने का निश्चय किया? बोले नया अनुपात इन लोगों ने बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया, यानी 1:1:1। अब बात को समझना, सबसे पहले हमें किसका लिखना है? बोले सर जैन का। तो जैन का क्या आएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि इसका त्याग हुआ कि प्राप्ति हुआ। इसका पुराना अनुपात कितने है? बोले सर 3/6 है, और नया कितने? बोले सर 1/3 है। 1/2 मत कर देना बच्चा, ठीक है। 3/6 भाई, यहाँ पे 3/6, ये 2/6, ये 1/6, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। अब अगर जैन की बात की जाए तो बात को समझो। जैन का पुराना है 3/6, नया है 1/3। इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। फिर 6 में 6 का भाग करेंगे तो 1, 1 तिक्के 3, 3 में 6 का भाग दिया तो 2, 2 1 कम 2, यानी कि 1/6 आया। प्लस का आया तो क्या होगा? बोले सर त्याग होगा। प्लस का आया तो क्या होगा? बोले सर त्याग होगा, सिंपल सी बात है। जैन के बाद नारंग का लिखो यहाँ पे। नारंग का क्या होगा? बोले सर पता नहीं नारंग का क्या होगा। भाई अगर 2 साझेदार होते तो जैन का त्याग होता तो नारंग की प्राप्ति होती, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। हो सकता है नारंग की प्राप्ति हो सकता है, नारंग का त्याग हो सकता है, नारंग को कुछ भी ना हो। तो इसमें नारंग का हिस्सा कितना? बोले सर 2/6 माइनस नया कितना है? 1/3। नारंग की अगर बात की जाए तो उसका पुराना अनुपात है 2/6, नया है 1/3। इनका एलसीएम दिया तो 6 आया। 6 में 6 का भाग करते हैं तो 1, 1 दुक्के 2 होता है। 3 में 6 का भाग करते हैं तो 2, 2 1 कम 2, यानी कि 0/6। इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, यानी कि नारंग का ना ही त्याग हुआ ना ही प्राप्ति हुई। सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसके बाद सहाय की बात की जाए, अब कंफर्म है कि सहाय की क्या हुई है? बोले सर प्राप्ति ही हुई है। क्यों सहाय की प्राप्ति हुई है? भाई अगर 3 साझेदार हैं, एक का त्याग हुआ, एक का कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा वाला तो प्राप्ति ही करेगा। कितना? बोले सर 1/6 की। लेकिन चूंकि हमको कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है तो 1/6 पुराना है, 1/3 नया है। 6 एलसीएम आया तो 6 कम 6 1 आया, 3 दूनी 6 2 आया। एक में से माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 1/6 आएगा, और यदि माइनस का आता है तो हम लोग क्या करते हैं? बोले सर प्राप्ति करते हैं। बच्चा अब जब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैन का त्याग। क्या लिखेंगे? बोले सर जैन का त्याग कितना? बोले सर 1/6। और अगर बात की जाए सारंग का, सहाय का, सॉरी नारंग का कुछ नहीं हुआ, सहाय की प्राप्ति कितनी? बोले 1/6। सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो नारंग का क्या लिखना है? नारंग का कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमको आंसर तो उनका देना है जिन्होंने त्याग व प्राप्ति की है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोले सर जैन का त्याग 1/6 और सहाय की प्राप्ति 1/6। बच्चा अब धीरे धीरे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। जल्दी से चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो आप दोबारा वीडियो को देखा करो, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो। भाई एक बार आप पहले पूरा वीडियो देख डालो अच्छे से, फिर दोबारा जब आप वीडियो देखो तो आप उसको नोट्स भी बनाते चलो, लिखते चलो, ठीक है। हालांकि आपको पीडीएफ वगैरह दे दी जाती है, सही बात है, लेकिन कोशिश किया करो कि नोट्स भी उसकी बनाते चलो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आ बा साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात निकाले। आ व बा साझेदार हैं तो इनका पुराना अनुपात पहले लिख लो भाई, 2 ही अनुपात होंगे, पहले पुराना अनुपात होगा आ और बा का, ठीक है। पुराना अनुपात यहाँ पे आ लिखो और यहाँ पे बा लिखो। पुराना अनुपात इनका कितना है? बोले सर पुराना अनुपात है बराबर। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो लाभ हानि बांटना तय किया था समान अनुपात में बांटते हैं, यानी पहले इनका अनुपात था बराबर, बाद में क्या हुआ? इन्होंने बांटा 4:3 में। तो नया अनुपात कितना निकल आया? बोले सर नया अनुपात निकल आया 4:3। क्या निकला है? 4:3। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? बोले सर आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि प्रत्येक साझेदार की प्राप्ति व त्याग निकाले।
बात को समझो। तो यहां पे हमने निकाला आ का क्या है हमें पता नहीं है, त्याग है कि प्राप्ति है, 1/2, 1/2, 4/7, 3/7। अगर एक आप निकालेंगे तो एक का पुराना अनुपात है 1/2, एक का नया है 4/7। 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा। एलसीएम लेते तो आप सभी से बन जाता है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं आती ना एलसीएम लेने में, भाई इतना तो बचपन से पढ़ते जा रहे हो। 7 दूनी 14, और 2 में 14 का भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 एक कम कितना होगा, बोले सर 7 होगा। 7 में 14 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये माइनस का 1/14 आया, और यदि माइनस का आया है तो सिंपल सी बात है आ की क्या रही होगी, प्राप्ति रही होगी। बच्चा याद रखना, यदि माइनस का है तो आ की क्या रही होगी, प्राप्ति रही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं बा का, अब देखो बा का कंफर्म है कि क्या रहा होगा, त्याग रहा होगा। भाई जब 2 ही साझेदार हैं तो एक की प्राप्ति तो एक का त्याग ही रहा होगा, लेकिन इसको कंडीशन में भी कर लो वही आंसर आएगा, 1/2 माइनस का 3/7। 7 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14। 2 को 14 में भाग दोगे तो 7, 7 एक कम 7 ही आएगा। 7 में 14 को भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 त्याग कितना आएगा, 6, यानी प्लस का 1/14। और यदि प्लस का आएगा तो क्या कहलाएगा, बोले सर त्याग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्याग कहलाएगा। तो बच्चा यहां से निकल के क्या आया, बोले सर यहां से आंसर निकल के ये आ गया कि आ की प्राप्ति क्या निकल के आ गया, बोले सर आ की प्राप्ति कितनी, बोले सर 1/14, और बा का त्याग कितना निकल आ गया, बोले सर बा का त्याग निकल के आ गया 1/14। अब आपको आंसर लिखते समय माइनस वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि त्याग व प्राप्ति ही इस बात का उत्तर है कि वो प्लस में है कि माइनस में है। एक्चुअली ये है क्या मैटर प्लस और माइनस का, ये माइनस में आने का मतलब है कि ये नया माइनस पुराना रहा होगा, और नया माइनस पुराना रहा होगा तो ये क्या रही होगी, प्राप्ति रही होगी। लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं बार बार सूत्र लगा करके, इसलिए आप इतना समझना, अगर ये माइनस में आएगा तो ये प्राप्ति है, अगर ये प्लस में आएगा तो ये क्या होगा, त्याग होगा। इस बात को आप समझ लेना बस, ठीक है, ओके। चले अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी सवाल है आज का। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग करके बताइएगा कि आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क रख दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि सर उत्तर आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लगा दिए सर। चलो, आ बा व सा लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं, उनका पुराना अनुपात है। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो बात को ध्यान से समझो, पुराना अनुपात दिया हुआ है, पुराना अनुपात किसका किसका है, बोले सर आ बा व सा का है, आ बा व सा का है, ठीक है, आ बा व सा का है। पुराना अनुपात कितने दिया, बोले सर 5:3:2, 5:3:2 ये इनका दिया है पुराना। अगर बात की जाए नया अनुपात की, तो इनका नया अनुपात कितना दिया हुआ है, बोले सर इनका नया अनुपात दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बराबर बांटने का निश्चय किया भविष्य में, तो यानी कि 1:1:1। आप इसको लिख सकते हो 5/10, 3/10, 2/10, 1/3, 1/3 और 1/3। बस अपन को कर लेना है। सबसे पहले अपन को लिखना है आ का क्या है हमें पता नहीं है, पुराना कितना है, बोले सर 5/10, नया कितना है, बोले सर 1/3, दोनों का एलसीएम लिया कितना है, बोले सर 10 टाइम कितना आएगा, बोले सर 30 आएगा। 10 में 30 का भाग दिया तो 3, 3 पच्चीस कितना आ गया, 15। बच्चा याद रखना, इसका इसमें भाग दिया जाता है और जो उत्तर आता है ऊपर वाले से गुणा किया जाता है। ये सब बचपन से आप भिन्न के बारे में पढ़ना चालू किया हो। 3 में 30 का भाग दिया तो कितना आएगा, बोले सर 10 आएगा। ये कितना आ जाएगा, बोले सर 5/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 5/30। क्योंकि ये 5/30 किसका आया है, बोले सर ये जो 5/30 आया है वो प्लस का आया है, इसलिए ये क्या होने वाला है, बोले सर ये त्याग होने वाला है। क्या होने वाला है, त्याग। उसके बाद हम लोग बा की बात कर लेते हैं। बा का क्या होगा अपन को अभी पता नहीं है। बा का पुराना अनुपात है 3/10, बा का नया अनुपात है 1/3, दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आया। 10 त्याई 30, 3 त्रिकाई 9, 3 दाहम 30, ये किसका आएगा, बोले सर माइनस का 1/10, माइनस का 1/30 आया। इसका मतलब बा की क्या हुई है, बोले सर बा की प्राप्ति हुई है, क्योंकि माइनस का आ गया। उसके बाद सा की अगर बात की जाए तो सा की भी प्राप्ति ही होगी। अब आप मेरे को बोलोगे सर आपको कैसे पता चला गया प्राप्ति होगी, भाई त्याग टोटल कितना हो चुका है 5/30, और जब एक साझेदार को 1/30 का ही प्राप्ति हुई है तो सिंपल सी बात है अगले वाले को भी 4/30 की प्राप्ति होगी, क्योंकि कुल त्याग बराबर ही तो क्या होंगे, कुल प्राप्ति। फिर भी करके भी देख लो वही आएगा भाई, 2/10 माइनस का 1/3, एलसीएम लिया तो 30 आएगा।
10 तिहाई 30, 3 दूनी 6, 3 दाम 30, माइनस का 4/30 आ गया। कितना आ गया बोले सर? माइनस का 4/30। अब बच्चा क्लियर है? माइनस का 4/30 जो आया है वो क्या होगा? बोले सर माइनस का जो 4/30 आया है वो माइनस है, इसलिए क्या होगी? प्राप्ति। तो यहां पे आपने देखा माइनस का 1/30, माइनस का 4/30, टोटल कितना हो जाएगा? 5/30, और ये क्या हो गया? टोटल प्राप्ति। और कुल त्याग भी कितना था? बोले सर 5/30। इसीलिए मैंने बोला था कि कुल त्याग बराबर कुल प्राप्ति की होता है। अब जब आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे सर आ का त्याग, बहुत आराम से समझना, आप आंसर लिखोगे आ का त्याग 5/30, आप लिखोगे बाकी प्राप्ति, बाकी प्राप्ति, बाकी प्राप्ति 1/30, माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सा की प्राप्ति कितनी? बोल सर सा की प्राप्ति 4/30। बच्चा क्लियर है यहाँ पे आपको? अब मुझे नहीं लगता, अब ये चीजें पता है किसको नहीं समझ में आई होंगी? ये चीजें उसको समझ में नहीं आई होंगी जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुणा भाग कैसे हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही बचपन का गेम है भाई। 10 और 3 का एलसीएम लेके 30 मैंने लिख दिया। इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कितना आया? 3। भाई 30 भागे ले भाई कर ले, 30 भागे 10 किया तो 3 आया, और 3 गुणे 5 करते थे तो कितना आया? 15। तो यहां 15 लिख दिया। 3 का 30 में डिवाइड किया तो 10 आया, 10 का 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। इसी तरीके से 10 3 का एलसीएम 30 आया, 10 में 30 का भाग दिया तो 3 आया, और 3 त्रिकाई 9 आया। मतलब इसका इसमें भाग देते हैं और जो आता है ऊपर वाले से गुणा करते हैं, यही करते हैं। अब अगर आपसे ये फ्रैक्शन नहीं बनता है तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला है। अब आप 6वीं 7वीं 8वीं में तो है नहीं कि मैं तुम्हें एलसीएम और फ्रैक्शन सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको समझ में आ गया है फ्रैक्शन और एलसीएम तो ये सवाल तो आपको समझ में आ ही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लगाने का प्रयास करिएगा और कमेंट में बॉक्स में बताइएगा या व्हाट्सएप में कि सर मेरे से 5वां नंबर आ गया है। हो सके तो 5वें नंबर का पीडीएफ भी आप सेंड कर दीजिएगा लगा के। सभी बच्चे लगा के सेंड करना, जो बच्चा नहीं लगाएगा उसको ब्लॉक कर दूंगा, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, याद रखना। इसलिए लगा के जरूर करना, ठीक है? क्लियर है? तो चलो कल हम लोग फिर मिलते हैं। हैप्पी संडे सभी लोगों को। आराम से ऐश करो, मौज करो। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले क्लास लिया, वो मौज बिल्कुल मत करो। वो जल्दी से जल्दी पुराने सारे वीडियो पढ़ डालो, क्योंकि जितना जल्दी आप सारे पुराने वीडियो पढ़ डालोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। सोचो कितना अच्छा आप लोगों के लिए है। मतलब एक मैं खुद सोचा था कि यार मेरे को ऐसी सुविधा मिलती कि आपको पूरे वीडियो भेज दिए गए, पूरी प्लेलिस्ट। मतलब एक बंदा अगर कंटिन्यू बैठ करके 4 6 8 घंटे पढ़ लेगा तो उसने पूरा चैप्टर पढ़ डाला, 2 चैप्टर उसने कंप्लीट कर लिए। मतलब आप खुद समझिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट इंग्लिश की दी जा चुकी। अब आपने बैठा इंग्लिश की क्लास बैठना, पता चला 6 घंटा आप कंटिन्यू इंग्लिश पढ़े, आपको 5 चैप्टर तक इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो गई। सोचो, जो 5 चैप्टर तक कंप्लीट करने के लिए आपको स्कूल में 1.5 महीने 2 महीने जाना पड़ता, वो भी मास्टर कैसे पढ़ाता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। यहां पे तो सर पूरी किताब पढ़वाते हैं, जो बड़ा लेसन है उसको समरी टाइप में बताते हैं, जो पोयम है उसको लिखवा के सर एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। यार इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, यकीन मानो कहीं पे भी नहीं मिल सकता इससे अच्छी सुविधा। आप किसी भी कोने में जाके ट्यूशन कर लो, ठीक है? करो और अपने फ्रेंडों को बताओ, तभी तो जेलसी होगी ना कि आपसे कितना आता है। चलो ठीक है, तो बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, हैप्पी संडे। अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और यूं ही अपना साथ हम पर बना के रखो। थैंक यू।